चलो चलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मैथ का जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और यही चैप्टर आप लोगों को क्लास 8 में मिल जाएगा, जो कि एक चर वाले रैखिक समीकरण है। यहाँ दो है और वहां एक ही होगा, इसलिए आप लोग डाउट में नहीं रहिएगा। और कोई क्लास 8 का स्टूडेंट है वो भी इस चैप्टर को देख सकता है, क्योंकि यह चैप्टर हम बहुत ही बेसिक के साथ और ढंग से पढ़ाएंगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगा। और आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू किया जाए, और साथ ही इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में परीक्षा में, उसे हम लोग एक बार चर्चा कर देते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे अधिक कि 5 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है। और ये चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई है। एक तरह से समझ लीजिए कि इस चैप्टर को वरदान मिल चुका है, क्योंकि इस चैप्टर से एक ग्राफ होता है जो 5 मार्क में प्रत्येक वर्ष पूछा ही जाता है। अगर जिस वर्ष ग्राफ नहीं पूछा गया उस वर्ष कि हो ही नहीं सकता है जो ग्राफ नहीं पूछा जाए, क्योंकि ग्राफ हर एक वर्ष हर एक पाली में पूछा ही जाता है। इसलिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खासकर इस चैप्टर में हम लोग ग्राफीय विधि कि समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करेंगे, और प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, और विलोपन विधि से हल करेंगे। और साथ ही साथ एक तुलनात्मक और एक वज्र गुणन होता है, जिसमें तुलनात्मक विधि को हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि परीक्षा में वह नहीं पूछा जाता है। और आप लोग यह मत सोचिए कि परीक्षा में नहीं पूछा जाता है तो हम क्यों पढ़े, ये बात आप सही सोच रहे हैं। अगर परीक्षा में नहीं पूछा जाता है तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। अब कुछ व्यक्ति होगा जो आपको ज्ञान देगा कि भाई परीक्षा के लिए तुम पढ़ता है कि नॉलेज के लिए, तो उन्हें आप लोग बोल दीजिएगा कि 10th तक हम लोग नॉलेज के लिए ही परीक्षा के लिए ही पढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप लोग ज्ञान के लिए पढ़ते तो ज्ञान के लिए 10th का मैथ बनाना जरूरी नहीं है। ज्ञान के लिए आपको गीता, भगवत, ऐसे रामायण, ऐसे कई बुक है जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, मगर आप लोग उसे नहीं पढ़ के उसे आप लोग छोड़ देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, और इससे आप लोग क्या करते हैं, मैथ को पढ़ना पसंद करते हैं। तो यह इससे साबित होता है कि आप लोग 10th में मार्क के लिए ही पढ़ाई करते हैं। तो जब मार्क के लिए पढ़ाई करते हैं तो तुलनात्मक विधि आपको पूछवे नहीं करेगा कभी, तो आप लोग पढ़ के कीजिएगा क्या, कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग तुलनात्मक विधि को छोड़ देंगे, और इसके अलावा जितना भी कि जो भी टॉपिक हो उसको हम बारीकी से देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका एक व्यापक रूप होता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ दो चर है। चर का अर्थ होता है कि अल्फाबेट यानी कि ABCD का जितना भी अक्षर हो उसे हम लोग चर बोलेंगे। अचर का अर्थ होता है कि जितना भी अंक हो उन्हें हम लोग अचर बोलेंगे। तो चर में जैसे कि x हो गया, y हो गया, ये सब हम लोग का चर हो गया। और इसमें दिया है दो चर, यानी कि कोई दो कि x भी हो सकता है और y भी हो सकता है, a भी हो सकता है और b भी हो सकता है। तो इस चैप्टर में सबसे अधिक यूज होने वाला टर्म है वो है चर के रूप में x और y, जो कि हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इसका एक व्यापक रूप होता है। क्या होता है? व्यापक रूप होता है, जो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0। उसके बाद होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। ये हो गया समीकरण 1। ये समीकरण 2। कभी भी इसमें एक समीकरण नहीं रहेगा, इसमें हमेशा दो समीकरण एक साथ दिया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ अगला टॉपिक होगा हम लोगों का
अगला टॉपिक होगा कि हम लोग इसका युग्म के बारे में जानेंगे, ठीक है, रेखिक समीकरण के युग्म के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही शानदार तरीकों से इसका हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे कि अगर कोई बिंदु इसमें, अगर हम शॉर्टकट में जा भी सकते हैं मगर डीप में भी जा सकते हैं, तो हम लोगों को पहला प्रोसेस है कि समझना, तो हम लोग शॉर्टकट के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। और आप अगर बहुत डीप में ही चल गए तो उससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों के पास समय का बहुत ही अभाव होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग शॉर्टकट में ही इस चैप्टर को पढ़ने का काम करेंगे। तो इसका पहला युग्म होगा जो होगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी। इसका पहला युग्म क्या होगा? एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी। अरे हम तो बिंदुओं गलती लिखती हैं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी, जो कि इसमें देखिए अगर कोई ग्राफ है, ये हम लोगों का कोई ग्राफ है, ठीक है, ये मान के चलिए ये एक्स अक्ष है, ठीक है, ये हम लोगों का कोई ग्राफ है, ये मूल बिंदु है, इधर एक्स हो गया, इधर वाई हो गया, ये एक्स वाई डैश हो गया, इधर एक्स डैश हो गया। आप लोग तो इस ग्राफ को देखे ही होंगे, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक बिंदु पर अगर मतलब कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी, कहीं एक बिंदु पर ये काट रहा है, प्रतिच्छेदी का अर्थ जो काट रहा है, कि ऐसे मान के चलिए ये काट रहा है, कि एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसका क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसका गुण हो सकता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी। तो यहाँ ग्राफ बराबर हम लोग लिख देंगे प्रतिच्छेदी, इसको हम लोग प्रतिच्छेदी बोलेंगे। ठीक है, और ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, साथ ही इसका जो शर्त होगा इसका शर्त में हम लोग इसका दे सकते हैं कि जब ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है तो हम हमेशा, जब ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है तो हल हमेशा मतलब कि शर्त हमेशा होगा a1 बट्टा a2 बराबर इक्वल टू नॉट b1 बट्टा b2। जब ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है तो शर्त होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2। और इसका हल कितना होगा? हल जो हम लोग देखेंगे, इसका हल कितना होगा? तो इसका हल केवल एक हल या अद्वितीय हल। देखिए, द्वितीय का अर्थ होता है दो और अद्वितीय जिसमें लग गया उसका अर्थ होता है एक, तो इसमें हम लोग अद्वितीय देंगे। जब ये एक हल है तो अद्वितीय हल होगा ना, तो यहाँ एक हल, एक नहीं केवल एक, ठीक है, यहां लिख लीजिए केवल एक हल या अद्वितीय हल। ठीक है, इसी के साथ अगला हम लोग का टॉपिक हो जाएगा कि समानांतर। इसका 3 युग्म होता है। पहला हो गया हमारा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी, दूसरा समानांतर जिसमें कोई हल नहीं होता है। अगर बिंदु अगर समानांतर यानी कि दोनों जा रहा है तो कहीं टकराने का संभावना है नहीं है। और तीसरा हम लोगों का हो जाता है समपाती, यानी कि समपाती का अर्थ होता है हम लोगों का अनेक हल, मतलब कि इस पर इधर मतलब कि एगो बिंदु यहाँ चल रहा है, ठीक है, इधर चल रहा है, इसी पर एगो बिंदु यहां से चल दिया तो क्या होगा? कहीं भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बिंदु बना सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अनेक हल है, अनंत, बहुत सारे, गिन नहीं सकते हैं उसे, ठीक है। तो इसी के साथ अगला हम लोग स्लाइड लाते हैं जो होगा हम लोगों का समानांतर, ठीक है, जो दूसरा युग्म होगा। चलो तो इसी के साथ हम लोग इसका जो दूसरा युग्म है वो है समांतर और तीसरा युग्म है वो है समपाती। समांतर में कभी भी हम बोले ही थे कि समांतर कैसा होगा कि ऐसे मान के चलिए कोई तीर ऐसे चल रहा है, कोई फिर दूसरा कोई इसके ही समांतर ऐसे चल रहा है, तो यहाँ कभी भी इसमें टकराएगा, मतलब कि कभी भी एकजुट होगा
कभी भी एक दूसरे से ये संपर्क में आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए इसे हम लोग समांतर बोलते हैं। और जब संपर्क में नहीं आएगा तो कोई हल होगा तो नहीं होगा, इसीलिए हम लोग लिखे हैं कोई हल नहीं, यानी कि हल में हम लोग का हो जाएगा इसका कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं। ठीक है, इसके बाद होता है हम लोग देखेंगे कि इसका ग्राफ जो है ना, इसका ग्राफ अगले बार हम इसको लिख दिए थे ग्राम। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा उसको सही कर लीजिएगा। इसका जो ग्राफ है ये होगा हम लोग का समांतर। ठीक है, इसका ग्राफ समांतर होगा। और साथ ही इसमें जब हल होता है तो वो संगत होता है, और जब हल नहीं होता है तो वह असंगत होता है। तो इसमें तो हल नहीं है, तो यह साथ ही साथ हम लोग लिखेंगे कि यह असंगत। ठीक है, यहाँ असंगत लिख देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, और उसके बाद है समपाती। समपाती हम लोग कैसे बनाएंगे, मान के चलिए कोई भी एक लकीर यहां तक आया। ठीक है, कोई ग्राफ यहां तक आया और उसी पर एक ग्राफ ऐसे आया और एक ग्राफ उसी पर ऐसे ही आ गया, मतलब कि दोनों ग्राफ एक ही पर है, एक ही पर। ठीक है, दोनों ग्राफ एक ही पर है, एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, तो क्या होगा, संपाती होगा, यानी कि इसका अनेक हल होगा। मान के चलिए हमको मन हो रहा है तो हम यहां से भी बिंदु बना सकते हैं, यहां से भी बना सकते हैं, और यहां से भी बना सकते हैं, इसी बहुत सारे जगहों से हम लोग बना सकते हैं। तो ये हम लोगों का हो जाएगा संपाती। तो हम लोग संपाती में देखेंगे कि इसका जो हल होगा, हल हम लोगों का इसमें संपाती अनेक हल होगा, यानी कि बहुत सारा, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनेक हल। और ग्राफ जो होगा हम लोगों का, इसमें ग्राफ जो होगा वो होगा, ग्राफ होगा हम लोगों का संपाती। और साथ ही जब हल होगा तो क्या बोले थे कि संगत होगा। ठीक है, संगत होगा। जब हल होगा तो वो संगत होगा। ठीक है, और जब हल नहीं होगा तो वो असंगत होगा। और साथ ही परछेदी में आप लोग भी वहां भी लिख दीजिएगा कि वो संगत है। और साथ इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका शर्त, इस दोनों का जो शर्त देखेंगे हम लोग, शर्त, इस दोनों का शर्त जो देखेंगे ऑफलाइन वाला, तुम लोग भी देखो सही से। ठीक है, इसका जो शर्त होता है वो होता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 इक्वल टू नॉट C1 बट्टा C2। यानी कि अगर कोई मतलब कि मान है जो A1 बट्टा A2 के बराबर होगा और B1 बट्टा B2 के बराबर होगा और C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं होगा। और साथ ही जो संपाती होगा ग्राफ, उसका जो शर्त होगा, इसका जो शर्त होगा वो हम लोग देखेंगे कि इसका जो शर्त होगा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर C1 बट्टा C2। यानी कि इसका जो भी मान आए वो सब बराबर होगा, क्योंकि ये संपाती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों का अगला टॉपिक हो जाता है, मतलब कि इसमें कुछ अगला टॉपिक हो जाता है ग्राफ, मतलब कि ग्राफ को समझाना। ये तो इसके बाद हो जाता है प्रतिस्थापन, समीकरण को हल करना, प्रतिस्थापन विधि, जो कि आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाए हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, इस दोनों का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, आप हमारे चैनल पर जाकर वहां देख सकते हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। ठीक है, तो आप लोगों को ये कैसा लगा, यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। और नहीं समझे तो वहां बताइए कि हम सर यहाँ नहीं समझे, या फिर हो सके तो लिख कर बोलिए कि यहाँ ये जगह पर हम लोग नहीं समझे, ये टॉपिक था जो समांतर था टॉपिक, और उसका जो ये था मतलब कि संगत या असंगत या फिर कोई तर्क हो, ये नहीं समझे, तब हम समझेंगे कि वहां बच्चे नहीं समझते हैं। और साथ ही साथ आगे से हम उसको प्रयास करेंगे कि उसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझाएं। ठीक है, तो आप लोग मतलब कि इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। और इस चैप्टर का एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, जो ग्राफीय विधि से हम समीकरण को हल कर रहे होंगे। जो ग्राफीय विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक और इसका नाम दे सकते हैं आश्रित।
ठीक है, इसको हम लोग आश्रित भी मतलब कि लिख सकते हैं। और इसे अविरोध मतलब कि जो प्रतिच्छेदी था उसे हम लोग अविरोधी भी बोलेंगे। ठीक है, और ये जो है समांतर, इसको हम लोग विरोधी बोलेंगे। और उसके बाद ये जो है इसको हम लोग आश्रित बोलेंगे। ठीक है, संपाती जो है इसको हम लोग आश्रित बोलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों का ये जो अगला अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, जो कि आप लोग पहले से ही देख चुके हैं। और साथ ही वज्र गुणन विधि भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, तो आप लोग वहां से वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में शायद या फिर कहीं आप लोगों को चैनल पर भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग वहां से कवर कर लीजिएगा। अब आप लोगों का अगला जो वीडियो मिलेगा वो आप लोगों का होगा जो क्लास, इसका जो चैप्टर होगा उसको जो एक्सप्लेन कर करके हम उन्हें जब सॉल्व करेंगे तो वो वाला वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। धन्यवाद। चलो दोस्तों, तो हम सोचे कि इसी वीडियो के साथ क्यों ना हम लोग प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन को एक ही साथ एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो आज ही हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि किस तरह से बनाया जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हम दो समीकरण ले चुके हैं। पहला हम इसको मान लेते हैं, दूसरा हम इसको मान लेते हैं और इसको हल करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि आपको अगर दो समीकरण दिया हुआ है, तुमको समझ में आ रहा है? तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तुम बहुत पीछा है। ठीक है, तुमको कुछ दिन के बाद समझ में आएगा, आगे जो टॉपिक चलेगा वो तुमको समझ में आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो दो समीकरण है, ठीक है, इसमें से आप लोग किसी भी समीकरण से चल सकते हैं। अगर मन हो रहा है तो एक से भी चल सकता है या फिर दो से। अरे कहाँ देख रहा है, यहाँ देखिएगा ना बोर्ड पर। तो समीकरण 1 और 2 दिए हैं, इसमें आप लोग कहीं से भी चल सकते हैं, या तो 1 से चलिए या फिर 2 से चलिए। तो अक्सर हम लोग 1 से ही चलते हैं। पहले इस समीकरण को हम सीधा करके लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे में थोड़ा अजीब लगता है। तो इसे 3x प्लस 4y और ई -10 से उतर जाएगा तो +10, समीकरण 1 हो गया। और 4x माइनस 3y माइनस बराबर 9, -9 उतर गया तो +9। अब इस समीकरण देखिए, इस माइनस वाला ये है तो हम इसे समीकरण 2 से चलते हैं। सब लोग समीकरण 1 से चलना प्रारंभ करते हैं, हम 2 से चलते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग कुछ ज्यादा सीख पाए। तो समीकरण 2 से, तो यहाँ जब समीकरण 2 से स्टार्ट किए हैं तो यहाँ लिखना पड़ता है कि समीकरण 2 से हम लोग चले हैं। ठीक है, उसके बाद समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, तो 4x बराबर 9, आई -3y है, इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो +3y होगा। ठीक है, और ये जो 4 है ये इस साइड गुना हो रहा है x से, और उस साइड जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा। ठीक है, उस साइड जाएगा तो भागा में चल जाएगा, और ये समीकरण क्या बन जाएगा, 3। जब हम लोग 1 से चलते हैं तो इसका मान 2 में रखा जाता है, और 2 से चलते हैं तो इसका मान 1 में रखा जाता है। तो यहां लिख देंगे कि x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे पहले 3 और x के जगह पर हम लोग खाली कर देते हैं ऐसे ही, और प्लस 4y बराबर 10। और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ जो खाली जगह दिख रहा है आप लोग उसको यहाँ x का जो ये मान है उससे भर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 3y और बट्टा में 4। ठीक है, अब इससे गुना किया जाए तो यहाँ हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 9 27। ठीक है, प्लस 3 9 और y लगा है तो y बट्टा में 4, और बराबर में इधर प्लस 4y और बट्टा में तो 1 दे ही सकते हैं,
और बराबर में 10। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, जो एलसीएम इसका 4 होगा, 4 से एक कान को इसको पढ़ेंगे तो कितना, एक से इसको जो गुना किया जाएगा तो 27 प्लस 9y और प्लस एक कान को 4 वे पढ़ेंगे तो 4, 4 कान को 4 वे पढ़ेंगे तो 16। ठीक है, और बराबर में 10, और 10 के बट्टा में तो 1 दे ही सकते हैं। ठीक है, और इस 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 16 और 9 हम लोगों का 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 प्लस 25y और बट्टा में 4 और बराबर में 10 बट्टा 1। ठीक है, 1 से इसको गुना किया जाए, यहाँ तिर्यक गुना का हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुना का हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे। तो यहाँ 1 से यहाँ इसको गुना किया जाए तो 27 प्लस 25y बराबर में 4 से इसको करेंगे तो 4 से इसको गुना करेंगे तो 40। ठीक है, उसके यहाँ सॉरी 25 होगा, 2 लिख दिए, 25 होगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो 27 दिख रहा है वो हम क्या करेंगे कि ये जो y का मान है ना उसको हम इस मतलब कि इससे इस साइड ले आएंगे, बराबर से इस साइड ले आएंगे। तो हम लोग लिखेंगे 25y बराबर 40 और माइनस 27। ठीक है, माइनस 27 और y बराबर हम लोग देखेंगे कि 40 में से 27 घटाएंगे तो हम लोग का 13 होता है, और 13 बट्टा और इधर गुना कर रहा है 25 तो इस रहेगा तो भागा में चल जाएगा 25। तो ये हम लोग का y का मान हो गया। और फिर लिखेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि है, इसलिए लिखेंगे कि y का यह मान, y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है, यहाँ हम लोग देखे थे कि x बराबर 9 प्लस 3y और बट्टा में 4। तो या हम लोग 9 प्लस और 3 y के जगह लिख सकते हैं हम लोग 13 बट्टा 25 और सबके बट्टा में 4, फिर या 9 प्लस 13 तिया 39 और बट्टा में 25। ठीक है, और बट्टा में यहाँ 1, फिर या इसका लघुत्तम 25, 9 प्लस 25 नम्मा 25 अट्ठे 200 और 25 नामा 225। ठीक है, इसको जोड़ दिया जाए। ठीक है, इसको जोड़ दिया जाए। ठीक है, सबके बट्टा में 40 से जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, तो इसका 9 5 14 का 4 हाथ में 1, 5 1 6 इधर 2 और बट्टा में 25 और बट्टा में यहाँ भी 4, फिर या x बराबर 264 बट्टा 25 गुने 1 बट्टा 4 और यहाँ आप लोग गुना करके लिख लीजिएगा। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ अगला हम लोग का टॉपिक है विलोपन विधि। और विलोपन विधि यानी कि किसी भी चीज को विलुप्त कर देना, किसी भी संख्या को विलुप्त कर देना, यानी कि चर मान को हम लोग विलुप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि समीकरण 1 समीकरण 2 हम लोग लिख दिए हैं, और साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि कौन सा ऐसा इस दोनों समीकरण को किससे कितना से गुना किया जाए कि इन दोनों में x का टर्म या तो y का टर्म मिल जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ अगर 3 से गुना किया जाए तो 3x होता है, और यहाँ 2 से गुना किया जाए तो 8 यहाँ 3y होता है और यहाँ 8x हो जाता है। तो हम 3 से कहा 2 ये से गुना कर देते हैं, तो इसमें 1 से गुना करेंगे और इसमें 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 गुने 1 तथा 2 गुने 2। तो समीकरण 1 को 1 से गुना करेगा तो ज्यों के तो हम लोग उसको उतार देंगे। तो हम लोग यहाँ उतार दिए। उसके बाद लिखेंगे कि 4 दूना 8x प्लस 2y बराबर 3 दूना 6, और इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कि घटाने पर यानी कि हम लोग इसे घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ माइनस लगा देंगे। तो यहाँ 8 से 8 यहाँ कट गया, 8x से 8x कट गया, और बाकी बात यहाँ 3 में से 2 y जाएगा तो यहाँ y बचेगा, और y बराबर यहाँ 7 में से 6 गया तो 1 होगा, यानी कि y का मान हम लोग का 1 हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे कि y का यह मान समीकरण, आपको कौन सा समीकरण हाला लग रहा है, तो हमको दिख रहा है कि समीकरण 2 हाला है। तो समीकरण 2 में
2 में रखने पर क्या, तो रखने पर क्या, रखने पर तो मान रखने पर y का मान, ठीक है। तो y का मान कितना है, 1 है। समीकरण 2 कितना है, तो 4x प्लस वाई बराबर 3। तो 4x प्लस वाई के जगह पर 1 बराबर 3। तो 4x बराबर 3 माइनस 1, ठीक है। और 4x बराबर 2। फिर यहाँ से हम लोग इसको यहाँ ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 4x बराबर 2 था, तो x बराबर 2 और बट्टा 4, यानी कि इसको 2 कान 2 दूना 4, यानी कि x बराबर 1 बट्टा 2। ये हम लोग का x और y दोनों का मान निकल गया, और साथ ही साथ विलोपन विधि निकल गया, और लास्ट है वज्र गुणन विधि, ठीक है। और ग्राफीय विधि का आशा इस वीडियो में नहीं कीजिएगा, काहे कि इसमें ग्राफ का एक कॉपी लेकर पेज लेकर बनाना ही होगा, ठीक है। तो अगला स्लाइड पर हम लोग देखेंगे कि वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ हम लोग वज्र गुणन विधि देखने वाले हैं, जो कि जिसमें 2 समीकरण है। और पहला समीकरण में हम लोग देखेंगे कि a की जगह पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, और b के जगह पर -3, और c1 के जगह पर 4, और a2 के जगह पर 3, और b2 के जगह पर 10, और c2 के जगह पर 31 है। तो x बराबर एक सूत्र होता है, b1c2 माइनस c1b2 बट्टे a1b2 माइनस b1a2, ठीक है। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग इस समीकरण को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि b1 यानी कि b1 कितना है, -3 है, गुने c2 कितना है, तो c2 यहाँ हमको 31 मिलेगा, ठीक है। प्लस सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस c1 यहाँ पर हम लोगों को c1 4 मिलेगा, और b2 हम लोगों को 10 मिलेगा, ठीक है। और बट्टे में a1 1 है, और b2 हम लोगों को 10 मिलेगा, माइनस b1 -3, ठीक है, b1 -3, और a2 जो कि 3 है, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ इस 3 से 31 को गुना किया जाए तो 3 3 9, यानी कि -93, और इधर -40, और बट्टे में यहाँ यहाँ 10 और माइनस, यहाँ माइनस प्लस, और 3 9, यानी कि 19। यहाँ हम लोगों का इस दोनों को जोड़ा जाए तो 133 और बट्टा में 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 कान में 133 7 मरतबे आता है, ठीक है। 19 तक 133 यही ना होता है, ठीक है। और x बराबर हम लोगों का 7 हो जाएगा, जो कि हम लोग देख लिए। और आप लोगों को y बराबर मान निकालने के लिए दे देते हैं, और एक सूत्र दिया जाता है, इस पर आप लोग y का मान निकाल लीजिएगा, जो कि है y बराबर c1a2 माइनस c2a1 बट्टा, यहाँ लिखेंगे a1b2 माइनस a2b1। इस सूत्र पर आप लोग y का मान निकाल लीजिएगा, और हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि सर वज्र गुणन विधि में y का मान इतना होता है। और आप लोग इस चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर को इसी समय हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।